हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 7.8 करते हैं। ये है आपका बेस्ड इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज वाला टॉपिक किया था हमने, उसी के ऊपर है। ठीक है, वहाँ पर अगर याद हो आपको तो हमने दो कंडीशंस करी थी इक्विलिब्रियम में। एक थी कंडीशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाली और एक थी रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली। ठीक है, अगर याद हो आपको तो ट्रांसलेशनल में क्या था आपके पास कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होती थी, 0 होती थी। और जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता था उसमें क्या होता था कि जो टॉर्क, जितनी भी टॉर्क लगती थी उन सब का सम क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम था। ठीक है, तो उसी के बेस के ऊपर ये जो क्वेश्चन है पूरा, देखो क्या कहता है। अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, देखो साथ साथ करते हैं। देखो एक मेटल बार है, इस तरीके से मान लो ये आप। ठीक है जी, ये एक मेटल बार है। ठीक, और कितनी लॉन्ग है ये, 70 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ इसको, अभी आपके समझ में आ जाएगा क्यों कहा मैंने ऐसा। देखो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 kg इसका मास है। ठीक है, अगर इसका 4 kg मास है तो आप खुद सोचो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर एक ये यूनिफॉर्म रोड है, गिवन है आपको, एक ये यूनिफॉर्म ही है बार। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखी नहीं लाइन। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे आपका जो ये पेज नंबर होगा आपका 162। ठीक है, 162 पेज नंबर पे 7.8 एग्जाम्पल देखोगे, वहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है एक आपके पास कि जो एज्यूम करना है आपने बार को, वो क्या करना है, यूनिफॉर्म करना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म है ये, तो ऑब्वियसली बात है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल इसके मिड में होगा। ये हमें पता है ड्यू टू द सिमेट्री। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें पता है सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल मिड में होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो 4 kg है। ठीक है, ये मान लो हम सी पॉइंट अगर इसे माने 4 kg है इस पूरी रोड का मास, तो आप खुद सोचो इस पूरी का जो वेट है वो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से लाई करेगा, जो कि होगा हमारा डाउनवर्ड में। क्लियर है इतनी बात, जिसको हम बोल देते हैं ये होगा आपका W1। ठीक है, और वेट जो होता है आपको पता है क्या होता है, फोर्स की तरह ही होता है। ठीक है, फोर्स को ही वेट बोलते हैं, पता है आपको, न्यूटन में होता है ये। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो mg। तो ये जो वेट 1 है यहाँ पर, मास हो गया 4 kg, और जो यहाँ पर g हम लेंगे वो 9.8 लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं 4g लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जो W1 है वो कितना हो गया आपके पास, 4g हो गया। ये चीज़ समझ में आई कैसे लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है, 4 kg इन मास सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच। अब देखो इस पूरी बार को किसके ऊपर सपोर्ट किया हुआ है, नाइफ एजेस। एक जैसे मान लो इस तरीके का आपके पास कुछ है। ठीक है, नाइफ एजेस हैं, ये देख लो नाइफ एजेस हैं। ठीक है, जैसा नाइफ होता है ना आगे से, वैसे उस तरीके से हमने इसको इसके ऊपर सपोर्ट कर दिया, समझ रहे हो, इसके ऊपर रख दिया। ठीक है जी, तो ये मैं मान लेता हूँ ये वाला जो हो गया आपके पास नाइफ 1 हो गया, और ये वाला नाइफ 2 हो गया। नाइफ एज, सॉरी नाइफ नहीं है, नाइफ एज, एज की तरह है ना ये। ठीक है, नाइफ का आपने देखा होगा एज कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ये अगर एक नाइफ है, ठीक है, इस तरीके से ये, तो नाइफ का एज ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ दी है कि ये पिन पॉइंट सा लग रहा है आपको। ठीक है, और क्या कह रहा है ये 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम ईच एंड। तो देख लो एक एंड ये मान लो ये ए बी था हमारे पास। ठीक है, ए से ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और दूसरे एंड से भी ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, अभी समझ में आएगा इन सब का फ़ायदा क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अ 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वन एंड। तो मान लो इस एंड से हमने कहा 6 kg का लोड जो है वो सस्पेंड किया हुआ है। तो मान लो यहाँ से इस पॉइंट P पे मान लो आप। ठीक है, P पॉइंट से एक वेट जो है सस्पेंड किया हुआ है, कितना, 6 kg लोड। ठीक है, तो लोड है 6 kg का, ये सस्पेंड किया हुआ है। तो 6 kg का है लोड, तो ऑब्वियस बात है इसमें भी एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेट 2। वो नीचे की तरफ एक्टर होगा। वेट 2 कैसे आएगा जल्दी से बताओ, m इंटू जी होता है। मास कितना है इसका, 6 है जो सस्पेंड किया है हमने लोड, और g साथ में लिख दिया हमने, बाद में वैल्यू पुट करेंगे 9.8। ठीक है, g हमने क्या लेना है यहाँ पर, 9.8 लेना। क्लियर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये दोनों चीज़ें समझ में आई। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेस। तो नाइफ एजेस पे जो है यहाँ पर रिएक्शंस आपको निकाल। रिएक्शंस आपको पता है, जब ये चीज़ इसके ऊपर एक वेट डाल रही हैं तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल रिएक्शन भी होता है, ये पता है ना आपको ये कहानी। जैसे ये एक टेबल है, इस टेबल पर ये कुछ रखा है, ये नीचे अगर वेट डाल रहा है तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन R भी होगा। क्लियर है, वही चीज़ है। तो यहाँ से ये वाला एक फोर्स, ये मतलब ये रिएक्शन फोर्स, ये R1, और एक ये R2, ये है कहानी। ठीक है जी, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें क्या करना है, R1 फाइंड आउट करना है और R2 को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ये है कहानी। अब देखो इसमें कहानी क्या लगने वाली है, जो आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज वाली, वही कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें पहले, इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो उसमें आपको कहानी पता है क्या होता है, ऑल फोर्सेस का जो सम होता है वो 0 होता है। ऑल फोर्स, समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी 0।
क्लियर, यही मतलब है। तो यहाँ पर अब देखो, आप अगर जो ऊपर वाली फोर्सेज हैं इनको आप क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, और नीचे वाली जो फोर्सेज हैं इनको हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ फोर्सेज ऊपर वाली क्या हैं, ये रिएक्शन फोर्स ही होती हैं। R1 पॉजिटिव ले लिया हमने और R2 भी हमने पॉजिटिव ले लिया। नीचे जो फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं, W1 और W2 वाली, इनको हम माइनस में लिखेंगे। तो ये लिख लेते हैं हम W1 माइनस में, W2 इक्वल टू में 0। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो R1 प्लस में R2, W1 की वैल्यू है 4G और इसकी कितनी है, 6G है, ठीक है, W2 की। तो यहाँ से देखो R1 प्लस में R2 और ये कितना हो जाएगा, देखो अगर इनको हम उधर लेके जाएं, प्लस का 4G और ये वाला भी प्लस का 6G, तो ये वैल्यू आ गई 10G। R1 प्लस में R2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10G आ रही है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब इसी तरीके से इक्वेशन बनेगी आपकी किस में, रोटेशनल में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की अगर हम कहानी देखेंगे तो उसमें आपको पता है क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम टॉर्क की कहानी। देखो ये है सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर, ये इसके अराउंड, इसके अलोंग ही क्या होता है, टॉर्क एक्ट करेगी, ठीक है। अगर ये R1 है तो इसकी तरफ कैसे आएगा, ये इस तरीके से इसकी तरफ अगर हम देखें घूमेंगे, जैसे मान लो ये है, ये चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से R1 है ये, तो ये R1 रिएक्शन फोर्स ऐसे लग सकती है, ठीक है। और इधर से R2 इसके अलोंग ऐसे लग सकती है, अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये इस साइड टॉर्क लगेगी, ये वाली इस साइड टॉर्क लगेगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। अब ये देखो आप, ये कौन सी टॉर्क है, इस तरीके से ऐसे घूमती है कोई चीज़, तो दैट इज़ अ, बताओ, क्लॉकवाइज। और ये वाली कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो बात, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये τ1 है आपकी और ये वाली τ2 है, ठीक है। अब नीचे वाली पे आ जाओ, ये सेंटर ऑफ मास, इसके अलोंग ये वाली कैसे एक्ट करेगी, जैसे अब ये है, तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग अगर ये फोर्स इधर लग रही है W2 वाली, तो ये ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब टॉर्क इसमें इस तरफ लगेगी, दैट इज़, ये कौन सी है, जल्दी से बताओ, एंटी क्लॉकवाइज है ये भी, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, ये वाली है ना, ठीक है। तो मैं इसको τ3 मान लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इस वाले के लिए देखो जरा, अब ये भी फोर्स लगी है, यहाँ पर टॉर्क क्या होगी, यहाँ पर टॉर्क क्या होगी, जल्दी से बताओ, 0 होगी। क्यों होगी, खुद सोचो, जिसके लॉन्ग रोटेट कराना है उसी पॉइंट पे फोर्स लग रही है, तो यहाँ टॉर्क तो नहीं लगने वाली। क्लियर है इतनी बात? क्यों? क्योंकि देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इंटू में R। F है, चलो मान लो इसमें कितना है, ये W1 है, R तो है ही नहीं, R किसके लॉन्ग होता है, डिस्टेंस बिटवीन जो ये फोर्स लग रही है और सेंटर ऑफ मास से जो लगता है, या जिसके एक्सिस के अलोंग वो घूम रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही घूम रही है। तो यहाँ पर तो R है ही नहीं, क्योंकि इसी से तो लग रहा है। अब जैसे इसका R क्या होगा, अगर ये τ1 है हमारी ये वाली, तो इसका R क्या होगा, ये वाला, ये इतना होगा, ये R, ये वाला R। लेकिन इसमें तो कुछ R होगा ही नहीं, क्योंकि C पे ही लग रही है। समझ रहे हो, जो फोर्स लग रही है C पे लग रही है। अब तो डिस्टेंस R क्या है इसके लिए, तो 0 ही है, क्योंकि C से ही लग रही है, क्योंकि C से तो सारे डिस्टेंस देखते हैं। तो ये 0 है, तो इसका मतलब ये टॉर्क क्या है, 0 है, इसके लॉन्ग, ये चीज़ ध्यान में रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें कि अगर ये मान लो हमारी τ4 हो जाती, ठीक है, तो देखो τ1 ये वाली हो गई, ठीक है, ये τ1। अब देखो आपको पता है जो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं टॉर्क, और क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं, जल्दी से बताओ, नेगेटिव लेते हैं। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो τ1 ये कैसी है हमारी, देख लो जरा, क्लॉकवाइज है, तो ये क्या जाएगी हमारे पास, माइनस में। और ये वाली क्या है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस में, τ2। और ये वाली τ3 भी क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी प्लस में। और ये वाली, ये तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो, ये वाली जो 0 ही है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, τ4 क्या है हमारी, 0 है। तो बस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू यहाँ पर आप 0 कर दो। अब कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये वाली क्या हो गई, इसमें 0 हो गई हमारी, ठीक। तो अब देखो जरा, अगर हम इसको देखें, ये τ2 प्लस में τ3 इज इक्वल टू में τ1 कर देते हैं। अब देखो τ2 है, ये रही τ2, अगर τ2 है ये, तो ये इसकी फोर्स तो कितनी हो गई, इसमें R2 हो गई। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, τ2 के लिए फॉर्मूला हमें टाउ का पता है, F इंटू में R होती है। यहाँ पर F क्या है, R2 है। R बताओ इसका क्या है, ये वाला, ये R बताओ जी क्या होगा, जल्दी से बताओ इसके लिए, ये R। देखो खुद सोचो, ये अगर बिल्कुल सेंटर में और ये पूरी टोटल 70 सेंटीमीटर है, तो इसके ये हाफ में C से लेके B तक कितना होगा, जल्दी से बताओ, 35 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब 35 में से ये 10 माइनस कर दो, समझ पा रहे हो बात को या नहीं, बताओ। अब दिखाई देगा, देखो ध्यान से, ये 10 सेंटीमीटर माइनस करो इस 35 में से, तो कितना बचेगा, ये पार्ट 25 बच जाएगा या नहीं बचाएगा, बताओ।
25 सेंटीमीटर। तो मतलब आर कितना है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में बना दो, 100 कर दो नीचे। ठीक है जी, तो कितना बनेगा ये आपके पास टाउ टू 0.25 हो जाएगा 25/100। ठीक है, और इसको मैं R2 प्लस में टाउ 3 की बात करते हैं। अब देखो टाउ 3 कहाँ है, ये रहा टाउ 3। ठीक है, देखो ध्यान से समझना इस बात को। उसने क्या बोला था कि जो 6 kg का लोड है सस्पेंड करेंगे इसको 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो यहाँ से इसका कितना है, ये P का डिस्टेंस 30 है, ध्यान से समझ लो इसको, 30 सेंटीमीटर है। तो C से P का कितना बचेगा, बिकॉज ये पूरा कितना है 35 और ये है 30, तो ये जो बचा कितना होगा 35 में से माइनस कर दो, क्योंकि ये देखो ना ये इसके सेंटर तक, ये वाला इसके सेंटर तक कितना है 35 है और ये 30 है, तो ये वाला पार्ट जो है ये वाला कितना बचा, ये 5 सेंटीमीटर का बचा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सी है, W2 है, और डिस्टेंस कितना है इसका 5 सेंटीमीटर का है, तो 5/100 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ लिखते हैं इसको 0 पॉइंट, और W2 की वैल्यू भी देख लो, W2 कितना है हमारे पास, ये देख लो यहाँ से 6G है, तो लिख देते हैं यहाँ 6G इंटू में 5/100, तो ये कितना आ गया 30/100G, और ये तो कितना आ रहा है 0.3G, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.3G आ रही है हमारे पास टाउ 3। ठीक है जी, इक्वल टू में, अब ये साइनों की टेंशन मत लेना, ये तो मैं पहले लगा चुका हूँ। ठीक है, अब टाउ 1 की बात करते हैं, ये रहा टाउ 1। टाउ 1 का भी देख लो आप, ये C से ये कितना था 35 और ये K1 कितना था यहाँ तक 10 था, तो 35 माइनस 10 ये कितना बचेगा 25 बचेगा, जैसे टाउ 2 के लिए बचा था। समझ रहे हो। तो यहाँ पर करते हैं टाउ 2, यहाँ कर दूँ, बताओ दिखाई दे देगा टाउ 2। ठीक है जी, तो F कितना है टाउ के लिए R1, और डिस्टेंस कितना है इसका भी 25/100 हो जाएगा, बिकॉज सेंटीमीटर में तो 100 लगा के मीटर हो गया। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 0.25 R1 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई बात। मेन ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाली टॉक क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, C से है जो। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पर करते हैं हम, ये कितना हो गया 0.3G इज इक्वल टू में 0.25 R1 माइनस कर दो 0.25 R2। तो यहाँ से अगर हम देखें कॉमन लें 0.25, तो ये R1 माइनस में R2 बचा यहाँ, और ये रहा 0.3G। अब देखो जरा R1 माइनस में R2 यहाँ रहने दो, और ये 0.3G अपॉन में क्या आ गया नीचे 0.25। तो देखो 3 का 10 लग गया नीचे पॉइंट हटा के, और 25 है ये, इसका 100 नीचे जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। ये तो सब समझते हो आप। अब देखो जरा ये 0 से ये 0 कितना आ गया, ये 30/25G, तो 5 6 5 5 तो ये आ रहा है R1 माइनस में R2। तो और अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 6/5G आ रहा है ना, तो 5 और 6 को डिवाइड करो जरा, 5 1 5 1 0 पॉइंट लगेगा 5 2 1.2 आ रहा है, 1.2G ये आ रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, और ये बन गई R1 माइनस में R2 इज इक्वल टू में 1.2G, ये सेकंड बन गई। लिख सकते हैं इसको, यहाँ करते हैं। देखो अब सोल्व 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपने क्लास 10th में किया ही हुआ है, वही करना है हमें यहाँ पर। तो देखो ज़रा, ये हो गया आपके पास R1 माइनस में या प्लस में ये वाला कर लेते हैं R2 इक्वल टू में 10G, और ये कितना है R1 माइनस में R2 इक्वल टू में 1.2G। देखो अब ऐड ही करके हो सकता है ये, ठीक है, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब्ट्रैक्शन होती है, तो ऐड कर देते हैं इनको। तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता, आपको पता है, तो ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो रहा है। एक्चुअली में हमारा काम क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेट करना, तो हो रहा है ये एलिमिनेट ऐसे। तो ये R1 कितना हो गया 2R1 ये वाला, और ये कितना हो गया, इसमें 10 में 1.2 ऐड करेंगे तो 11.2G आ गया ये। ठीक है, R1 की वैल्यू देखो यहाँ से 11.2 का हम 10 लगा देंगे पॉइंट हटा के, और ये वाला 2 यहाँ आ गया, और G साथ में है ही, 2 5 2 6 कितना आ रहा है ये 5.6G R1 की वैल्यू आ रही है। और G की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 9.8 पुट करें तो 5.6 और 9.8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 54.88 न्यूटन। ठीक है जी, इसको अगर राउंड ऑफ करना है हमें तो ऑब्वियस बात है 54.88 है ना, तो ये 8 है, 5 से बड़ी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो ये 55 न्यूटन हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। R1 समझ में आया कैसे आया है बताओ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, आपको पता ही है, पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो R1 प्लस में R2 कितना था 10
10 जी था, है ना, और जी का मतलब क्या है 9.8 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटू में 9.8 कर देते हैं। R1 की वैल्यू देखो, अब ये 55 ना पुट करके ना आप ये वाली करना जो ये पूरी आई थी हमारे पास, ये कितनी आई थी 54.88 आई थी, ठीक है। और प्लस में R2, और ये कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, बिकॉज 10 इंटू में 9.8 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा, तो 98 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो R2 कितना आ जाएगा 98 में से माइनस कर दो 54.88, तो आप इसको माइनस करके देखना, इस तरीके से करेंगे इसको 98 और ये 54.88 ऐसे। तो ये 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, और 9 में से 5 गया, कितना होता है हमारे पास 4। तो ये बनता है 43.12 न्यूटन R2 की वैल्यू। लेकिन अब यहाँ से अप्रॉक्सीमेट इसको, ये देखो 1 है ना, 5 से छोटी वैल्यू है, तो ये एज इट इज़ रख दो इसको 43 न्यूटन, ऐसे आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो ये R1 और R2 आ गया हमारे पास। किससे आया ये, जो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़ में हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वो लगाए हमने यहाँ पर, और उससे हमारी ये R1 और R2 आ गई, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 7.8 आपका NCERT का, और जो कि आपको पेज नंबर पे मिलेगा किस पे, 162 पे NCERT की बुक में। क्लियर है, इतनी बात बताओ, आया समझ में, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।